वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरु। जैसे कि मैंने आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के सारे जो भी कंसेप्ट हैं वो आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको ईएस के क्वेश्चन, जैसे कि मैं जो भी आपको कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, मैंने अभी आपको टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर पढ़ा दिया है। उनके ईएस के क्वेश्चन टेंशन करवाया था, तब उसके ईएस के क्वेश्चन करवाए थे। कंप्रेशन मेंबर है, तब मैं ईएस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसी तरीके से अब मैं आगे आपको फ्लेक्सुअल बीम और उसके ईएस के क्वेश्चन करवाऊँगा, जिससे कि आपके कंसेप्ट वहाँ से हो और क्वेश्चंस आपके कहीं से कुछ बचे ना। अगर आप मेरे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जिससे एक मुझे मोटिवेशन मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द मोस्ट क्रिटिकल कंसिडरेशन इन द डिज़ाइन ऑफ रोल्ड स्टील कॉलम कैरिंग एक्सियल लोड। तो आपको पता है, जो कोई भी आपका रोल्ड स्टील कॉलम है, इस तरीके से रोल्ड स्टील कॉलम होगा, ये आपका क्या होगा, इधर फ्लैंज होगा और ये आपका क्या होगा, बैब होगा। तो इन पे ही आपका मेरा डिपेंड करता है। और जो बैब होती है, ये आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी स्लेंडरनेस रेशो डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा इसमें स्लेंडरनेस रेशो ज़्यादा होगा, उतने ही ज़्यादा इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी मेरी ज़्यादा होगी। तो इसमें पूछा है कि मोस्ट क्रिटिकल कंसिडरेशन डिज़ाइन रोल्ड स्टील कॉलम कैरिंग एक्सियल लोड। तो एक्सियल लोड के लिए, कैरिंग कैपेसिटी के लिए किस पे डिपेंड करेगा आपका, स्लेंडरनेस रेशो पे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, परसेंटेज एलोंगेशन एट यील्ड एंड नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। ये नहीं होगा आपका, इसमें आपका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू इक्वल एंगल फ्रॉम अ कंपाउंड कॉलम क्रॉस सेक्शन एज सोन इन फिगर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको बताना सेम एक्सियल कंप्रेशन लोड कैरिंग कैपेसिटी वुड इंक्लूड, किसमें जो है सेम एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी। आपको पता है, तो जो बॉक्स टाइप जो भी होता है, बॉक्स टाइप जो सेक्शन होता है, वो सबसे ज़्यादा आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी बियर करता है कॉलम या सेक्शन मेरा। तो इसमें आप देख रहे हैं, जो आई एक्सिस और आई वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मेरा थर्ड और सेकंड दोनों में क्या होगा, मेरा इक्वल होगा, जिसकी वजह से सेम एक्सियल लोड ऑफ कैरिंग कैपेसिटी मेरी क्या होगी, किस में होगी, आपकी बराबर। तो वो इसका हो जाएगा आपका सेकंड एंड थर्ड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन द मिनिमम रेशो ऑफ थिकनेस एलिमेंट कंप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग लेंथ in terms of their outstanding length is specified to prevent। देखिए, मैंने आपको बताया, जो मेरी बकलिंग होती है वो मेरी किस पे डिपेंड करती है, बैब पे या फ्लैंज पे। और बकलिंग का मतलब क्या होता है कि मेरा कॉलम बहक जाना, उसको बकल आ जाना मेरा। और जो क्रिपलिंग होती है, उसमें क्या होता है, वो कंसनट्रेटेड लोड की वजह से मेरा कॉलम में लोड कंसनट्रेट हो जाना एक जगह पे, जिसकी वजह से लोड मेरा मुड़ जाना कहीं से। तो अब आप देख रहे हैं, इसमें पूछा है मिनिमम रेशो ऑफ थिकनेस एलिमेंट टू कंप्रेशन। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका आउटस्टैंडिंग लेंथ है आपकी। तो ये आपका दिस इज फ्लैंज और ये आउटस्टैंडिंग लेंथ आपकी ये होगी। तो वो किस पे डिपेंड करेगी, आपकी लोकल बकलिंग मेरी या तो फ्लैंज की वजह से होगी या फिर मेरी बैब की वजह से होगी। इसका 3.3 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ एक्सियल लोड कॉलम मशीन फॉर फुल वियरिंग द फास्टनर कनेक्टिंग कॉलम बेस प्लेट्स गसेट प्लेट्स। तो मैंने पहले बताया था आपको, कोई भी आप एक्सियल लोड है तो फास्टनर कितना % लोड आपका ट्रांसफ़र करता है कॉलम लोड से। कोई भी गसेट प्लेट का आप यूज़ करते हो तो 50% कॉलम लोड गसेट प्लेट में अपना लोड इतना डिवाइड रहेगा आपका। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दे रखा है, इफेक्टिवली लेंथ ऑफ अ स्ट्रक्चर स्टील कंप्रेशन मेंबर ऑफ स्टील compression member of length effectively held in position and restrained against at rotation at one end and neither held in nor position। तो आपको कुछ कंप्रेशन के कुछ केसेस हैं, वो जो है आपको याद रखने हैं।
मैंने अपने एक वीडियो जो मैंने कंप्रेसर मेंबर पढ़ाया हुआ है कंसेप्ट, उसका लिंक मैं अब आपको नीचे डाल दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा, उससे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर कोई भी मेरी इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, इसके सब कुछ मैंने अच्छे से समझा रखा है मेरे प्रीवियस वीडियो में। मान लीजिए कोई इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन है आपका, रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, ये क्या है आपका, इस साइड से आपका क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, रिस्टेंड कर रहा है आपका, रोटेशन को क्या कर रहा है, रिस्टेंड कर रहा है। पर अदर एंड क्या है आपका, नॉट हेल्ड इन पोजीशन, ये आपका क्या है, आपका हेल्ड इन, नॉट हेल्ड इन पोजीशन, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका रोटेशन भी आ जाएगा। तो इसमें जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो कितनी होगी आपकी, 2L होगी। तो इसका जो यही वाला केस बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। पर इसमें कुछ और केसेस हैं, हम वो देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए इफेक्टिवली हेल्ड एट वन एंड, मान लीजिए एक एंड पे आपका क्या है, हेल्ड है वो, बट नॉट रिस्टेंड, वो क्या कह रहा है, वो नॉट रिस्टेंड। एक केस ये बनता है आपका कि वो रिस्टेंड नहीं है, तो अब आपका क्या बना दिया, मैंने हिंज बना दिया। एंड एट अदर एंड रिस्टेंड अगेन रोटेशन, अब दूसरे एंड पे क्या हो रहा है आपका, ये आपका रोटेशन हो रहा है, रिस्टेंड अगेन रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। तब इस केस में आपकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, तो आपकी कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी। एक केस तो आपका ये बनता है। अब इसी तरीके से एक केस और बनेगा आपका, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेंड अगेन रोटेशन एट वन एंड, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, तो रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, तब आपका क्या होगा, एंड एट द अदर एंड पार्सली रिस्टेंड, अब दूसरे एंड पे क्या हो रहा है आपका, पार्सली रिस्टेंड हो रहा है, तब आपकी जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो आपकी कितनी होगी, 1.50L होगी। तो ये कुछ केसेस हैं जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक केस और बनता है इसमें, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन रिस्टेंड अगेन रोटेशन एट वन एंड, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन रिस्टेंड अगेन रोटेशन एट वन एंड, अदर एंड रिस्टेंड अगेन रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, दूसरे एंड पे भी क्या हो रहा है आपका, रोटेशन हो रहा है बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, तब आपका क्या बनेगा, तब जो आपकी इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, 1.20L। ये 2-3 केस हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन ऑफ कंसिडरेशन इन द डिजाइन ऑफ रोल्ड स्टील कॉलम एक्सेल लोड। तो मैंने आपको बताया था किस पे डिपेंड करेगा आपका, जो भी उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी वो किस पे डिपेंड करेगी, सिलेंडर रेशियो पर डिपेंड करेगी। तो मोस्ट कंसिडरेशन वो आपका सेम क्वेश्चन दे दिया है उन्होंने, तो इसका क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन सिलेंडर रेशियो एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मेंबर, D हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, गर्लेज बेस चेक्ड। देखो, गर्लेज फाउंडेशन आपकी एक प्रकार का कॉलम होता है, सबसे ज़्यादा लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है इसकी। ये जो है मेरा हैवी फाउंडेशन और हैवी लोड बेयरिंग कैपेसिटी जहाँ पर हो, उस वहाँ पे हम लोग ये वाली फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। जहाँ पे सॉइल आपकी वीक हो, तब भी आप वहाँ पे जो है आपका गर्लेज बेस फाउंडेशन यूज़ करेंगे आप। अब आपको इसमें ध्यान रखना है, इसने पूछा है क्या क्या चेकड करता है मेरा, तो आपका ये बैंडिंग भी चेक करेगा, शेयरिंग भी चेक करेगा। मान लीजिए आपका कोई कॉलम है और ये आप उस पर बेस प्लेट लगा रहे हो, गिरलेज बेस प्लेट लगा रहे हो, तो आपका बैंडिंग भी आपका रुकेगा उसको, शेयरिंग में भी, और आपका बैब क्रिपलिंग भी। देखिए, बैंडिंग तो आप समझ रहे होगे, इस तरीके से कोई भी मेरा बीम है वो इस तरीके से बैंड हो जाए तो वो मेरा क्या कहलाता है, बैंडिंग। और शेयरिंग है, मान लीजिए कॉलम है मेरा इस तरीके से और वो थोड़ा सा क्या हो जाए, इस तरीके से मेरा क्रैक हो जाए, तब वो मेरा क्या कहलाएगा, आपका शेयरिंग कहलाएगा। पर लेकिन अब बैब क्रिपलिंग क्या है, किसी भी कंसंट्रेटेड लोड के कारण आपका जब मेरा कॉलम इस तरीके से क्या हो जाए, आपका ये इस एक जगह यहाँ पर लोड इकट्ठा हो जाए, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, बैब क्रिपलिंग कहलाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड
फोर्थ हो जाएगा। इसको वो मेरा रिस्ट्रेंड और चेक्ड करेगा वो। अब 3.8 क्वेश्चन देखिए आप। बैटनिंग ऑफ अ कॉलम। देखो बैटनिंग ऑफ अ कॉलम क्या है, कोई भी आपका मान लीजिए कॉलम है और अब आपको उसको हॉरिजॉन्टली आप उसको दोनों कॉलम को फिक्स कर रहे होगे, वो इधर उधर डिस्टॉर्शन ना हो उसमें, तो वो तो आपका बैटनिंग ऑफ द कॉलम डन वेयर द कॉलम आर सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोडिंग। नहीं, इसेंट्रिक लोडिंग नहीं, इसेंट्रिक लोडिंग का मतलब क्या है, उसमें क्या आपका रोटेशन आ रहा है, नहीं, ये तो आपका डिस्टॉर्शन की वजह से होगा। तो दूसरा क्या है आपका, बैटनिंग प्लेट्स आर डिजाइंड टू मूवमेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसवर्स एयर फोर्स। बिल्कुल सही है, ट्रांसवर्स एयर फोर्स की वजह से जब उसमें आपका क्या हो, मूवमेंट ना हो उसका, तो इसलिए हम लोग बैटनिंग प्लेट्स यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3.2 इसका ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप। ये दे रखा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स व्यूज गसेट बेस प्लेट विद रिजल्ट इन मिनिमम बेस प्लेट थिकनेस। देखिए अब आपको बताया था, कोई भी मान लीजिए आई सेक्शन है इस तरीके से, तब उसकी अगर आपको प्लेट थिकनेस निकालनी है तो इसके लिए मैंने एरिया ऑफ बेस प्लेट बताया था, जो एक्सेल लोड ओवर परमिसिबल कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ निकालते थे। पर इसकी जो थिकनेस थी, इसके लिए एक फॉर्मूला था मेरा 2.5 W सिग्मा BS A स्क्वायर माइनस 0.3 B स्क्वायर। ये आपका क्या था, थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट निकालते थे, जिसमें मेरा A होता था, वो आपका क्या होता था, प्रोजेक्शन होता था किसी भी प्लेट से, आपका वो क्या है, ए क्या है आपका प्रोजेक्शन है और बी आपका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है। तो इसी पे मेरा जो है कॉलम पे जो आपका प्रोजेक्शन लग रहा है, उसी पे आपका डिपेंड करेगा थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट। तो इसमें आपको देखना है, जो आपका सबसे जिसकी कम आपकी मिनिमम थिकनेस होगी आपकी, उसी के लिए आपका आपसे पूछा है उसको एक किसकी आपकी मिनिमम थिकनेस होगी ऑफ द बेस प्लेट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, तो मिनिमम थिकनेस कौन सी आपकी 140, ये प्रोजेक्शन आपका क्या है सबसे कम है, तो इसकी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। और सब में देखिए आपकी ये कितनी दे रखी है, 400 दे रखी है, ए में इसमें आपको कितनी दे रखी है, बी में, तो सी में भी देखिए आप 400 दे रखी है, ये भी आपकी 400। जो प्रोजेक्शन सबसे कम है आपका वो किस में है, बी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अब आपका क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, M60 स्ट्रक्चर स्टील दे रखी है, हैज़ अ रेडियस ऑफ गायरेशन 20 mm, अनब्रेस्ड लेंथ अप टू विच ट्यूब कैन बी यूज एज कंप्रेशन मेंबर। आपको अनब्रेस्ड लेंथ निकालनी है, तो अब आपको क्या करना है, इसका सिलेंडर रेशो निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सिलेंडर रेशो जो इतना आपको पता होना चाहिए। अनब्रेस्ड के लिए हम लोग कितना लेते हैं, 180 लेते हैं, और सिलेंडर रेशो होता है क्या आपका, इफेक्टिव लेंथ ओवर आर होता है, L/R होता है मेरा। तो यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है, वो आपको कितना दे रखा है, 180 × 20 कर दोगे आप, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से L = हो जाएगा आपका 180 × 20, जो कि आ जाएगा मेरा 3600 mm आ जाएगा ये। तो ये जो आपका mm आ जाएगा, और 3600 mm, और ये वो किसके बराबर हो जाएगा आपका 1000 से डिवाइड कर दोगे 3.6 मीटर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, द एलिमेंट दैट आर नॉर्मली सब्जेक्टेड टू कंबाइंड बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्सेस। कुछ आपको केस बताए थे मैंने, ठीक है, जो स्टेट्स होता था वो मैंने क्या बताया था आपको, कंप्रेशन, केवल उसमें कंप्रेशन मेंबर आता है जिसमें बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है मेरा 0 हो जाता है। पर लेकिन आपका कॉलम क्या होता है, उसमें कंप्रेशन भी आता है और बेंडिंग मूवमेंट भी आता है।
और जो आपका ट्रस होता है उसमें क्या होता है, कंप्रेशन आएगा, टेंशन आएगा, बट लेकिन बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और जो फ्रेम होता था वो मेरा क्या होता था, कंप्रेशन भी आएगा, टेंशन भी आएगा और आपका बेंडिंग मोमेंट भी आएगा। तो वही इसमें पूछ रहा है आपको। देखिए स्ट्रेस का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग, ट्रस में, और ट्रस का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग, फ्रेम में यूज़ करते हैं। अब इसमें यही पूछा है आपको, कंबाइंड बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्सेस। तो कंबाइंड बेंडिंग और एक्सियल फोर्सेस आपके कहाँ पे आते हैं, एक्सियल फोर्सेस, एक्सियल टेंशन लग रहा है वो मेरा, कंबाइंड बेंडिंग और एक्सियल फोर्सेस, तो वो आपके लगेंगे फ्रेम में। तो आपका जो है आपका सी हो जाएगा इसका आंसर। 3.11 का सी। इफेक्टिव लेंथ ऑफ मेंबर सोन इन फिगर, ये दिख रहा है आपको। अब आपको इसका बताना है कि देखिए ये आपको कैसे बताया था मैंने कि मान लीजिए यहाँ पे आपको हिंज लग रहा है, ये भी आपको हिंज लग रहा है, तो दोनों तरफ से आपका क्या कर रहे हैं, रीस्टैंड हो रहे हैं आपके, वो आपका रोटेशन हो रहा है इसमें, पर इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन है और दोनों तरफ से रोटेशन हो रहा है। तो ये वाला केस आपका कौन सा बन रहा था, 12, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। इन अ कंप्रेशन मेंबर प्लेट एलिमेंट में बकल लोकली बिफोर एंटायर मेंबर फेल्स टू अवॉइड दिस। देखिए अब आपका क्या कह रहा है, कंप्रेशन मेंबर है, प्लेट एलिमेंट में बकल, जो प्लेट एलिमेंट है वो बकल हो रहा है आपका लोकली, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थिकनेस ऑफ द मेंबर इज टेकन इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द कंप्रेशन मेंबर। आपको थिकनेस कंसीडर करनी पड़ेगी, उसकी थिकनेस की मोटाई अच्छी लेनी पड़ेगी आपको, बिल्कुल सही। और आपका लेंथ ऑफ द आउटस्टैंडिंग इज डिक्रीज, जो लेंथ है आपका आउटस्टैंड वो आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा इसका 3.13 का डी हो जाएगा। अब देखिए आपको बताना है सिलेंडर रेशो किसमें कितना होता है। 3.14 का बताइए आपको, एक फॉर कंप्रेशन मेंबर कैरिंग डेड एंड सुपर इम्पोर्ट लोड। तो डेड एंड जब सुपर इम्पोर्ट लोड होता है तो मेरा कितना लेते हैं हम लोग, सिलेंडर रेशो 180 लेते हैं, सब बताया हुआ है मैंने आपको। फॉर मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड ड्यू टू विंड और सीस्मिक फोर्स, तो उसके लिए हम लोग कितना लेते हैं, 250 लेते हैं आप। फॉर कैरिंग टेंशन बट इन विच रिवर्सल स्ट्रेस अकर ड्यू टू विंड, जब भी रिवर्सल स्ट्रेसेस अकर आता है जिसकी वजह से आप टेंशन लग रहा है आपका, तब आप इसमें सिलेंडर रेशियो कितना ले लोगे आप, 250 लोगे। तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा, ए का इसका बी आ जाएगा आपका, देख लीजिएगा आप जो भी होगा। अब ये आपको दे रखा है कंप्रेशन मेंबर हैज अ सेंटर टू सेंटर लेंथ 4 मीटर दे रखी है, फिक्स्ड एट वन एंड, हिंज एट द अदर एंड, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। एक एंड आपका फिक्स दे रखा है और दूसरा एंड आपका हिंज दे रखा है। तो देखिए, तो एक फिक्स है एक हिंज है, तो मेरा क्या होता है L/2 होता है, L/√2। तो वो उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी आती है, 0.70 लेते हैं हम लोग, बट इसकी जो रिकमेंडेड वैल्यू है वो कितनी लेते हैं हम, 0.8। तो इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, 0.8 इंटू एल हो जाएगी आपकी। तो एल जो है आपका कितना दे रखा है, 0.8, लेंथ कितनी दे रखी, 4 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आए, आंसर वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 3.2 मीटर। अब इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, एन एसेंट्रिक पोल 5 मीटर हाई इज फिक्स्ड इनटू अ फाउंडेशन। 5 मीटर का आपको कोई पोल है उसको फिक्स कर रखा है फाउंडेशन से। इट कैरीज अ वायर एट द टॉप एंड इज फ्री। दूसरा जो एंड है वो आपका क्या है, आपका फ्री है। एक इन्होंने फिक्स कर रखा है, दूसरा फ्री कर रखा है। तो इफेक्टिव लेंथ आपको निकालनी है, सिंपल क्वेश्चन है। तो इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है आपकी, एल इफेक्टिव इजिकल टू 2L हो जाएगा। और आपका 2 और एल कितना दे रखा है आपका 5 मीटर। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना रहा है आपका 10 मीटर। 3.16 का आपका आंसर हो जाएगा डी।
फॉर डिज़ाइन अ सिंपल एलिमेंट इन स्टील यूजेज वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। अब अगर स्टील को डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, तो वो आपको ध्यान रखना है। फुल सेक्शन एरिया के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, बकलिंग क्राइटेरिया को देखते हुए आप डिज़ाइन कर रहे हो, और आप चेन जो चेन कनेक्शन होता है, आप रिवेटिंग या बोल्टिंग, तब आप उसमें नेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्राइटेरिया डिज़ाइन करते हो। पर लेकिन जब आप स्टील यूज़ कर रहे हो आप, तो कॉलम डिज़ाइन करने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था आपने, रेडियस ऑफ जायरेशन एक तो करना ही है आपको, बकलिंग क्राइटेरिया और आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आपको क्या हो जाएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अ स्टील कॉलम इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कैरीज एन एक्सियल लोड ऑफ 125 न्यूटन, इट इज बिल्ट अप टू ISMC 350। जो आपको इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम आपको कॉलम दे रखा है, इसमें जो चैनल दे रखा है, कनेक्टेड बाय लेसिंग। कोई भी इंडियन स्टैंडर्ड और चैनल सेक्शन है वो आपको किससे कनेक्ट कर रखी है, इसमें लेसिंग से कनेक्ट कर रखी है। अब आपको बताना है इसमें कि जो लेसिंग है कितना लोड कैरिंग कैपेसिटी करेगा। तो मैंने कितना बताया था आपको, 2.5% ऑफ दी एक्सेल लोड आपका जो भी लग रहा होता है उतना लोड कैरिंग कैपेसिटी आप लेसिंग करता है। तो वो कितना हो जाएगा आपका, लोड कैरिड बाय लेसिंग, कैरिड बाय लेसिंग 2.5%। 2.5% कितना हो गया, 2.5 ओवर 100 इंटू 125। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना जाएगा, 3.125 न्यूटन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर अ कंप्रेशन मेंबर हैविंग द सेम इफेक्टिव लेंथ अबाउट एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, द मोस्ट प्रिफर्ड सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा हैवी लोड के लिए आप कौन सा सेक्शन यूज़ करते हो, आप बॉक्स सेक्शन यूज़ करते हो, इफेक्टिव लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। सबसे बेस्ट सेक्शन आपका यहाँ पे कौन सा होगा, ए रहेगा। द फॉलोइंग आइटम कंसिस्ट ऑफ, इसमें अब असर्शन रीजन वाले कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। इन डबल लेस सिस्टम ऑफ बिल्टअप कॉलम, डबल लेसिंग का मतलब क्या बताया था मैंने, इस तरीके से अगर आपकी डबल लेसिंग लग रही है, ये आप देख रहे हो, इस तरीके से आप डबल लेसिंग लगा रहे हो, तो वो डबल लेसिंग होती है, वो ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी करती है आपकी सिंगल लेसिंग की वजह, सिंगल लेसिंग के कंपेयर में। डबल लेसिंग सिस्टम ऑफ बिल्टअप कॉलम क्रॉस मेंबर परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द कॉलम इज नॉट यूज्ड, लेसिंग मेंबर आर फोर्स्ड टू शेयर एक्सियल। तो देखिए बिल्कुल सही है, डबल लेसिंग सिस्टम जो भी आप बिल्टअप कॉलम में यूज़ करते हो वो परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है, और कॉलम इज नॉट यूज्ड, है ना, ये भी और दोनों ही आपके, बट ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। लेसिंग बार्स आर फोर्स्ड टू शेयर एक्सियल लोड, एक्सियल लोड नहीं शेयर करता है, वो क्या कौन शेयर करता है, आपका ट्रांसफर लोड शेयर करता है, फोर्स्ड टू शेयर एक्सियल लोड ऑन स्टड्स नहीं, इसका कॉलम का। तो इसका आंसर जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये दोनों ही सही है। बैक क्रिपलिंग अकर्स हैवी वर्टिकल लोड, बैक क्रिपलिंग मेरा किसकी वजह से होता है, कंसंट्रेटेड लोड की वजह से आता है मेरा। तो बिल्कुल सही है मेरा 3.21 का, दोनों ही सही है, दोनों ही इसका वो करेक्ट, इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा, तो इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द फाउंडेशन बोल्ट फिक्सिंग अ कॉलम टू इट्स फुटिंग, कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होगा अगर आप क्या कर रहे हो, कोई भी कॉलम में आप बोल्ट जो है उसमें लगा रहे हो, तो बोल्ट की वजह से मेरा कौन सा आपका स्ट्रेस आता है, प्योर टेंशन आता है, सिंपल क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप,
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन इफेक्टिव लेंथ दे रखा है आपको 3000 mm, साइज ऑफ एंगल यूज दे रखा है आपको 100 × 10 mm। व्हाट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी, आपसे मैक्सिमम कैपेसिटी पूछ रहा है और जो आपकी लिस्टन दे रखी है वो 250 मेगापास्कल दे रखी है। तो देखिए इसका मतलब क्या है आपका, ये आपका एंगल सेक्शन होगा जिसकी जो लेंथ है वो आपकी 100 है, ये आपकी 100 है, और ये इसकी थिकनेस दे रखी है वो आपकी कितनी दे रखी है 10 mm दे रखी है, और जो आपको इलिशन दे रखा है वो दे रखा है आपको 250 मेगापास्कल दे रखा है। और मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, सिग्मा AC इंटू एरिया होता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आपको एरिया निकालना है इसका, तो एरिया आपको निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी मेरी लेंथ होगी -L/2 इंटू थिकनेस से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो L आपका कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 100 -L/2 कितना 50, और जो थिकनेस है वो कितनी हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी, ये आपकी 10 हो जाएगी। सॉरी L - L/2 T/2 था, फॉर्मूला जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, L - T/2 इंटू T, ये फॉर्मूला बताया था जब मैंने आपको टेंशन मेंबर पढ़ाया था। तो जो T है थिकनेस आपको दे रखी है यहाँ पे वो 10 दे रखी है, तो यहाँ पे 100 -5 इंटू 10 हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगले के लिए निकाल लोगे, आपका ये तो लॉन्ग कॉलम आपने लॉन्ग वाले लेग के लिए निकाल लिया, अब आप शॉर्ट वाले लेग के लिए भी निकाल सकते हो, तो वो भी कितना हो जाएगा आपका 100, क्योंकि ये भी 100 है लॉन्ग वाला और ये आपका शॉर्ट वाला वो भी कितना 100 -5 जो T/2 5 इंटू 10 हो जाएगा आपका यहाँ पे भी। तो उसको जब सॉल्व करोगे तो टोटल एरिया वो आ जाएगा आपका 900। अब आपका एक्सियल कंप्रेसिव लोड कितना आएगा, तो एक्सियल कंप्रेसिव लोड के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा सिलेंडर रेशो, और सिलेंडर रेशो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ कितनी दे रखी है आपको 3000 mm दे रखी है आपकी, और रेडियस ऑफ डायरेक्शन हम लोग इस सेक्शन के लिए लेते हैं 19.4 mm, ये स्टील टेबल से है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 154 पॉइंट कुछ आ जाएगा आपका। तो यहाँ से अब आपको एक्सेल कंप्रेशन निकाल लोगे, वो कितना आ जाएगा आपका, एक्सेल टेंशन के केस में हम लोग अगर स्ट्रेस निकाल रहे होते हैं कंप्रेशन के केस में, तो आपको बताया था मैंने 0.6 F/, लेते हैं। तो F/, आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, तो वो आपका 40 के करीब आ जाएगा 43। तो यहीं से हम लोग इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल लेंगे 43 इंटू 900। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 81.7 किलो न्यूटन। अब इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट इज द मैक्सिमम सिलेंडर रेशो फॉर अ स्टील मेंबर कैरिंग कैपेसिटी लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड एंड इम्पोर्ट लोड। सिंपल क्वेश्चन है, सिलेंडर रेशो तो पूछा आपको कंप्रेसिव लोड के कारण किसी भी कॉलम में जो कि डेड और इम्पोर्ट लोड लग रहा है, तो उसको कितना बताया था मैंने 180 बताया था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। अब 3.25 क्वेश्चन देखिए आप, एज अ प्रैक्टिसेबल द लेसिंग सिस्टम शैल नॉट वेरी थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट्स। लेसिंग सिस्टम जो है क्या आपका पूरा स्ट्रेट्स में वेरी करता है, नहीं बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल सही है, नॉट वेरीड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट्स। दूसरा आपका क्या है, सिंगल लेस सिस्टम ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कंपोनेंट शैल प्रेफरेबली बी ऑन म्यूचुअल अपोजिट डायरेक्शन सो दैट वन इज नॉट शैडो ऑफ द अदर। बिल्कुल सही नहीं है। रोल्ड सेक्शन और ट्यूब्स ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ में यूज्ड लेसिंग सिस्टम, क्या रोल सेक्शन यूज़ करते हैं हम लोग लेसिंग सिस्टम में इंस्टेड ऑफ लेट्स, यस कर सकते हैं। तो 3.25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड। अब 3.26 क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से ट्राई करना है, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं उसको बताऊंगा। व्हाट इज द मैक्सिमम सिलेंडर रेशो ऑफ अ लेसिंग बार
इन बिल्टअप कॉलम। मैक्सिमम सिलेंडर रेशो पूछा आपको लेसिंग ऑफ बिल्टअप कॉलम्स के लिए कितना है, 145 है। सब जब मैंने कंसेप्ट का वीडियो बनाया हुआ है उसमें आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डाल दूंगा यहाँ पर। वेयर शुड स्प्लाइस इन कॉलम, कहाँ पे स्प्लाइस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आपको पता है कॉलम की लेंथ को जोड़ने के लिए हम लोग स्प्लाइस का यूज़ करते हैं और उसमें प्लेट लगा करके बोल्टेड कनेक्शन से जोड़ देते हैं हम लोग। तो वो कहाँ पे करते हैं हम लोग, एट मिड हाइट ऑफ द कॉलम। 3.28 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ यील्ड स्ट्रेस एज परमिसिबल स्ट्रेस फॉर स्टील। अब आपसे पूछा है वो कि आपका जो स्ट्रेसेस है किस पे डिपेंड नहीं करेगा, यील्ड स्ट्रेस आपका किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आप एक बात बता दिए, आपको बताया था मैंने, जो एक्सेल स्ट्रेस होती थी वो मेरी कितनी थी, 0.6 F/, और जो मेरी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थी वो कितनी थी, सिर्फ शियर स्ट्रेस तो मेरी 0.4 F/, थी, पर लेकिन मैक्सिमम कितनी थी, 0.4 F/। और जो मेरी बियरिंग स्ट्रेस थी वो कितनी थी, 0.7 F/। तो जो भी आपकी एक्सियल स्ट्रेस है, आपकी सिग्मा AC, सिग्मा B, या फिर मेरी सिग्मा या टाउ मैक्सिमम, ये सब मेरी किस पे डिपेंड कर रही है, मेरी यील्ड स्ट्रेस पर डिपेंड कर रही हैं। इसमें अब आपका सारी की सारी यील्ड पे कौन डिपेंड नहीं कर रही है, आपकी स्ट्रेस इन स्लैब बेस, वो आपकी डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि स्ट्रेस इन स्लैब बेस किसी भी स्टील सेक्शन के लिए हम लोग 185 लेते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। 185 मेगापास्कल आप ले लोगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, वेयर टाई प्लेट्स प्रोवाइडेड इन लेस सिस्टम। टाई प्लेट्स हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं लेस सिस्टम में, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंड ऑफ द क्रॉस सेक्शन, उसके डिस्टॉर्शन को चेक करने के लिए। तो 3.30 का आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। व्हाट इज द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन बोल्ट यूज फॉर कॉलम बेसिस। देखिए ये तो आपका किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, 0.65 अभी बताया मैंने आपको, एक्सेल के लिए आप परमिसिबल स्ट्रेस यूज़ कर रहे हो आप, ये मैक्स शियर स्ट्रेस के लिए यूज़ करते हो आप। आपको पूछा है कॉलम बेसिस के लिए, तो आपको 120 आपको न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ये आपको याद रखनी है। और स्लैब बेस के लिए हम लोग कितनी यूज़ करते हैं, कॉलम बेस के लिए 120 और स्लैब बेस के लिए 185, दोनों याद रखनी है आपको। 120 कॉलम बेस के लिए और स्लैब बेस के लिए ये। अब सिलेंडर रेशो फॉर लेसिंग बार शुड नॉट एक्सीड, आपसे किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका 145 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंप्रेशन मेंबर बताइए आपको कौन सा, देखो टाई मेंबर क्या होता है, टेंशन मेंबर होता है, पर्लिन में भी क्या होता है, टेंशन मेंबर होता है। आपको सिर्फ कंप्रेशन मेंबर पूछा, तो बूम क्या होता है, कंप्रेशन मेंबर है। बूम और टेंशन मैंने सब दोनों ही बताए हुए हैं आपको प्रीवियस वीडियो में, आप देखिएगा। इन सिचुएशन वेयर टोरोजन इज डोमिनेंट, जब टोरोजन हो आपका तब आप कौन सेक्शन यूज़ करोगे, सबसे अच्छा सेक्शन, बेस्ट सेक्शन कौन सा होगा आपका, बॉक्स टाइप सेक्शन होगा। 3.34 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। इन अ गस्टेड बेस व्हेन द एड ऑफ द कॉलम इज मशीन स्मूथ फॉर कंप्लीट बियरिंग एक्सियल लोड इज ट्रांसफर्ड। कितना बताया था मैंने, जो भी आपकी गसेट प्लेट यूज़ कर रहे हो आप कॉलम में या है ना, तो उस केस में हमारा जो बियरिंग होती है वो आधी कॉलम में होगी और आधी मेरी प्लेट में होगी, तो वो आपकी कितनी होगी, 50% डायरेक्ट हो जाएगी बियरिंग और थ्रो 50% फास्टनिंग की वजह से हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3.35 का सी हो जाएगा। अब 3.36 देखिए आप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लेसिंग कितना लेते हैं हम लोग, एंगल 40 से 70 के बीच में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि 40 से अगर एंगल मेरा ज़्यादा होगा लेसिंग के केस में, तो वहाँ पे मेरा बकलिंग का केस, जो कॉलम है वो मेरा बकल हो सकता है, उसमें सिलेंडर रेशो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मेरा उसमें डिस्टॉर्शन आ सकता है। और 70 से ज़्यादा होगा तब भी मेरा, व्हेन द लिमिट इज नॉट मेंटेन द टोटल लेंथ ऑफ द वार विल बी लार्ज। तो इसका क्या होगा आपका, दोनों ही सही हो जाएंगे, बोथ ए एंड आर
ट्रू और आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। अ कैंटिलीवर आर्म्स टू बी अटैच टू कॉलम विथ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कनेक्शन। कोई भी अगर कैंटिलीवर आर्म है वो आपके कॉलम से अटैच है तो उसके लिए आपको कौन सा एंड प्लेट कनेक्शन जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे, डी हो जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ व्हाट इज द मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो परमिटेड द डिजाइन मेंबर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस ड्यू टू अर्थक्वेक। तो वो आपसे पूछा है ड्यू टू अर्थक्वेक की वजह से मेरा कौन सा होगा, मेरा रिवर्सल स्ट्रेस ड्यू टू अर्थक्वेक, तो आपका हो जाएगा 350, 3.38 का डी हो जाएगा आपका। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। अगर कोई भी आप टाई मेंबर यूज़ कर रहे हो उसमें रिवर्सल स्ट्रेसेस लग रही है अर्थक्वेक की वजह से तो 350 का सिलेंडर रेशो आपको लेना ही लेना है। अब आपको ये क्वेश्चन देखिए, इंडस्ट्रियल पोर्टल फ्रेम शोन एज वीक फ्लोर बीम, व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। मान लीजिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई पोर्टल फ्रेम दे रखा है यहाँ पे इंडस्ट्रियल, और इसमें ये आपका फिक्स एंड दे रखा है, ये आपका फ्री एंड दे रखा है। अब आपको इफेक्टिव लेंथ पूछिए इसने, तो आपका कितना होता है। फिक्स और फ्री के केस में 2L होता है, नहीं एक, हाँ 2L होता है आपका, तो कितना हो जाएगा आपका इसमें 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका डी। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिव सिलेंडर रेशो ऑफ अ मेजर कंप्रेशन मेंबर विच अंडरगो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू विंड। तो अब आपको इसमें कंप्रेस रिवर्सल स्ट्रेसेस ऑफ दी उसमें अर्थक्वेक की वजह से पूछा था तो वो आपका 350 था। अब इसमें आपको किसकी वजह से पूछ रहा है, रिवर्सल स्ट्रेसेस ड्यू टू विंड की वजह से पूछ रहा है, विंड लोड की वजह से। तो आपका कितना लेंगे आप कंप्रेशन लोड में, कितना सिलेंडर रेशो आएगा आपका 250 आएगा, क्योंकि अर्थक्वेक में मेरे यहाँ सिलेंडर रेशो ज़्यादा लेंगे, क्योंकि सिलेंडर रेशो पे मेरी क्या डिपेंड करती है, उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कॉलम की। जितना सिलेंडर रेशो ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी कॉलम की। तो अर्थक्वेक की वजह से मुझे ज़्यादा लेना पड़ता है, और विंड लोड की वजह से हम लोग थोड़ा उससे कम लेंगे, 250 लेंगे। अब अगला देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेशो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू एक्चुअल लेंथ डिसकंटिन्यूस एंगल स्ट्रेट्स। अब देखिए आपको बता देता हूँ मैं, कोई भी मेरा अगर कंटिन्यूस स्ट्रेट्स होता है उसमें आपका सिंगल हो या डबल एंगल हो तो इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो आपको कितनी लेनी है, 1L लेनी है। और जो आपका इसका अलाउबल स्ट्रेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा AC हो जाएगा। बट अगर आपका डिसकंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूस में आप सिंगल एंगल यूज़ कर रहे हो, ये मैंने बताया हुआ है, सब आप देख लीजिएगा। और अगर उसमें एक वोल्ट या एक रिबिट यूज़ कर रहे हो तो इफेक्टिव लेंथ है वो कितनी आएगी आपकी, 1L आएगी। और जो इसका अलाउबल स्ट्रेस होगा वो कितना होगा मेरा, 0.8 सिग्मा AC हो जाएगा मेरा। बट ये किसके लिए, आपका सिंगल एंगल के लिए है। अब इसी तरीके से अगर आपका डबल के लिए ले रहे हो आप, पहले सिंगल एंगल है, अगर आपके मोर देन 2 वोल्ट यूज़ कर रहे हो या रिबिट यूज़ कर रहे हो या बेल्ट कनेक्शन यूज़ कर रहे हो मेरे, तब आपको इफेक्टिव लेंथ कितनी लेनी है, 0.8L लेनी है आपको। और जो आपका एक्सेल कितना आ जाएगा, एक्सेल कंप्रेसिव लोड जो सिग्मा AC आ जाएगा। किसके लिए आपका, ये आपका 2 या 2 से ज़्यादा 2 मोर वोल्ट यूज़ कर रहे हो आप, तो आप देख लेना अच्छे से, 2 मोर वोल्ट यूज़ कर रहे हो किसमें, सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूस स्ट्रेट्स में। आपको पता है मैं कंटिन्यूस स्ट्रेट और डिसकंटिन्यूस स्ट्रेट सब समझा चुका हूँ मैंने। अगर आप डबल एंगल यूज़ कर रहे हो, मान लीजिए डिसकंटिन्यूस है आपका, वो भी मेरा डिसकंटिन्यूस था, अगर आप डबल एंगल यूज़ कर रहे हो आप और बैक टू बैक अपोजिट साइड ऑफ द गसेट प्लेट भी यूज़ कर रहे हो आप, तब आपको कितना लेना, 0.7 to 0.85। और जो
वो आपका कंप्रेसिव लोड होगा वो सिग्मा AC हो जाएगा। इसी तरीके से आपका डबल एंगल प्लेस कर रहे हो बैक टू बैक ऑन सेम साइड, अगर अपोजिट साइड कर रहे हो तो 0.7 और 0.8 0.7 से 0.8 तक ले लोगे आप। अगर पर लेकिन अब आपका क्या, आप सब सेम साइड आपका बैक टू बैक जो है गसेट प्लेट प्रोवाइड कर रहे हो, तब आपको कितना लेना, 1L लेना है। सेम के लिए 1L और डबल एंगल बैक टू बैक अपोजिट साइड्स ऑफ गसेट प्लेट के लिए आपको 0.85L, ये आपको याद रखना है। अब आपको देखिए यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रेशियो इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ ऑफ द डिसकंटिन्यूअस सिंगल एंगल। सिंगल एंगल के लिए आपका कितना हो जाएगा, 0.85 हो जाएगा। इन गसेट प्लेट when the end of the column is machined for complete wearing of the base plate axial compressible, वो सेम क्वेश्चन आ गया तो पहले आपके थे क्वेश्चन इस तरीके से, तो इसका जो कितना 50% डायरेक्ट वियरिंग और 50% थ्रो फास्टनिंग हो जाएगा आपका। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लॉन्गिट्यूडनल पिच इन स्टैगर्ड रिवेट। अब आपको पूछा है कितना बताया था मैंने, 32 लोगे या अगर आप 300 mm के करीब ले लोगे आपका, तो इसका आंसर क्या कितना हो जाएगा आपका, 343 का C हो जाएगा आपका आंसर। अ रिडक्शन इन अलाउएबल स्ट्रेस इन स्टील चिमनी कंस्ट्रक्शन इज नेसेसरी इफ द टेम्परेचर इज एक्सीड। आप अलाउएबल स्ट्रेस यूज़ कर रहे हो किसी भी स्टील चिमनी के अंदर, तो उसमें जो टेम्परेचर हो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, ये आपको याद रखना है इसका। ये तो आपका रटने वाला क्वेश्चन है, 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान देना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लिया आप, 3.46 व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल सिलेंडर रेशियो फॉर स्टील टाइज लाइक टू सब्जेक्ट टू कंप्रेशन। स्टील टाइज के लिए मैंने अभी बताया था आपको, टेंशन मेंबर में कितना लेंगे हम लोग, सिलेंडर रेशियो वो आपका 180 हो जाएगा। कंप्रेशन के केस में ये 180। टेंशन मेंबर हो या कंप्रेशन मेंबर हो, सिलेंडर रेशियो आपको कितना लेना है, कंप्रेशन के केस में 180 लेना है। मैक्सिमम परमिसिबल सिलेंडर रेशियो फॉर स्टील टाइज। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर गवर्न द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन इन कॉलम। तो अब आपको पूछा परमिसिबल स्ट्रेस किस किस पे मेरी डिपेंड करेगी, तो वो मेरी मॉडल ऑफ सेक्शन पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करेगी, लेंथ पे भी और रेडियस डायरेक्शन। तो परमिसिबल स्ट्रेस क्या होगी आपकी, तीनों पे डिपेंड करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 3.47 का ए हो जाएगा मेरा। 3.48 देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज यूज डिजाइन बैटन ऑफ बिल्टअप कॉलम। बिल्टअप कॉलम का क्या बताया था मैंने, कोई भी इस तरीके से आप बेटन लगा करके कॉलम को जोड़ रहे हो तो मेरा क्या होता है, बेटन कॉलम होता है, या उसको बिल्टअप पैटर्न कॉलम भी कह सकते हो। वो कितना आपका ट्रांसफर लोड शेयर करता है, ट्रांसफर शेयर कितना 2.5% ऑफ द एक्सेल लोड का शेयर करता है आपका। तो आपका ट्रांसफर शेयर हो जाएगा कितना, 2.5%, तो इसका डी हो जाएगा। उसमें पूछा कौन सा फोर्स आएगा इसमें, तो कौन सा आएगा आपका ट्रांसफर शेयर फोर्स, जो कि मेरा 2.5% होगा किसके, कॉलम एक्सेल लोड के। अब उसमें पूछा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वर्सेस सिलेंडर रेशियो पूछ रहा है आपका, कौन सा ग्राफ होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सिलेंडर रेशियो का आपका कौन सा ग्राफ होगा, ये वाला आप देख रहे हैं, डी वाला हो जाएगा। अब 3.50 क्वेश्चन देखिए आप, अ कॉलम बियरिंग ट्रस इन एन ओपन इंडस्ट्रियल शेड इज 6 मीटर हाइट बिटवीन इट्स ओन बेस बॉटम ऑफ द ट्रस, बट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम पूछा आपको, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम पूछा है।
दोनों एंड मेरे जो मान लीजिए एक फिक्स्ड है आपका और एक हिंज्ड है, उस केस में मेरा हम लोग क्या लेते हैं 0.8 लेते हैं हम लोग, 0.8 L लेते हैं। तो यहीं पे आपका 0.8 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 4.8 आ जाएगा, आपका 4.8 मीटर आ जाएगा। 0.8 इंटू इफेक्टिव लेंथ आप लगा दो 6 मीटर से तो 4.8 मीटर आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज रिप्रेजेंट द मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो ऑफ एनी कनेक्शन मेंबर विच नॉर्मली एक्ट्स एज अ टाई और रूफ ट्रस कैन बी सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल स्ट्रेसेस विंड और सीस्मिक लोड के कारण पूछ रहा है वो आपका ये। तो विंड और सीस्मिक लोड के कारण मेरा कौन सा होता है 350 होता है। वहाँ तो अर्थक्वेक की वजह से पूछा था मेरा, और विंड या सीस्मिक लोड की वजह से पूछ रहा है मेरा, तो मेरा कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा सिलेंडर रेशो। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, कोई भी आपको रूफ ट्रस दे रखी है और उसका जो कोड दे रखा है ISMB, आपको RX और RY दे रखा है आपको, और ये आपको इफेक्टिव लेंथ दे रखी है यहाँ पर, और टोटल लेंथ दे रखी है मान लीजिए 6 मीटर की दे रखी है यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगी आपकी। अब आपसे पूछा बॉटम कोड, ये आपकी क्या है, दिस इज बॉटम कोड ऑफ ब्रेसिंग, बॉटम कोड ऑफ द ब्रेसिंग, ये आपके दिस इज ब्रेसिंग आर अवेलेबल एट C and D, बॉटम मेंबर A and E बिल्विन कंप्रेशन, ए और ये आपका किस में है कंप्रेशन में है टू विंड। व्हाट इज द क्रिटिकल सिलेंडर रेशियो यूज टू डिज़ाइन ऑफ मेंबर AE, आपको पूछा है क्रिटिकल सिलेंडर रेशियो कितना होगा आपको टू डिज़ाइन मेंबर AE। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो सिलेंडर रेशियो निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा इज इक्वल टू L इफेक्टिव बाई R, और R क्या है दिस इज R मिनिमम, और L इफेक्टिव मेरा कितना आ जाएगा वो हम लोग लेंगे इसमें 1.5 इंटू 10⁻³ आ जाएगा आपका। और आपका मैक्स सबसे जो मिनिमम सिलेंडर रेशियो कितना है मेरा वो आपका दे रखा है 22, इससे डिवाइड कर दोगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 68 C आ जाएगा। बैटन प्लेट्स यूज टू कनेक्ट कंपोनेंट ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ अ बिल्ट अप कॉलम आर डिजाइंड। अब आपसे पूछा है कोई भी मान लीजिए आप बैटन प्लेट्स आप यूज़ कर रहे हो, बैटन प्लेट्स का मतलब क्या है आपका कोई ये आपका कॉलम है और इसमें आप क्या यूज़ कर रहे हो बैटन प्लेट्स यूज़ कर रहे हो, बैटन प्लेट्स आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें बताना आपको क्या आपका ये बियर करेगा, लॉन्गिट्यूडनल भी आपका शियर स्ट्रेस भी बियर करेगा और मूवमेंट भी, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा इसका C हो जाएगा। उन दोनों को रजिस्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, किसकी वजह से ट्रांसफ़र लोड की वजह से, तो इसका कितना आ जाएगा 3.53 का C आ जाएगा। अब इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शन दे रखा है जो कि आपको 400 दे रखा है, प्लेस्ड बैक टू बैक स्पेसिंग 26 सेंटीमीटर, कैरीज एन एक्सेल लोड ऑफ 160 टन, लेसिंग आपसे पूछी है आपको। तो अब आपको जब इसकी लेसिंग पूछी है तो ट्रांसफर शियर फोर्स हम लोग कितना लेते हैं हम लोग, जो भी मेरा 2.5% ऑफ द कॉलम लोड, तो 2.5% ऑफ कॉलम लोड आपका कितना दे रखा है यहाँ पे 100, एक्सेल लोड कितना दे रखा है आपका 160 टन, 160 टन। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 4 टन के करीब आ जाएगा आपका आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा D आ जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आपका वो SSC JEE का एग्जाम हो, चाहे आपका ES का हो, चाहे वो गेट का हो, इवन कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, यही आप अगर क्वेश्चन कर लोगे इतना ही सफिशिएंट है स्टील के लिए। अब आपसे पूछा है ये वाला क्वेश्चन, आपको सिलेंडर रेशियो बताना है रिकमेंडेड सेक्शन के लिए। आप सिंगल एंगल अगर यूज़ कर रहे हो रूफ ट्रस के लिए तो आपका कितना होगा, सिंगल एंगल के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो आपका 30 to 60 हो जाएगा, और डबल एंगल इन रूफ ट्रस कर रहे हो तो आपका 60 to 100 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका सिंगल एंगल आई सेक्शन यूज़ कर रहे हो कॉलम के लिए तो आपका 80 से 150 रहेगा, और डबल एंगल के लिए आपका 100 से आपका कितना आ जाएगा
100 से 100 जो है आपका 150 आ जाएगा ये। तो इसी तरीके से 3.55 का आंसर कितना हो जाएगा आपका, या ए का 2 बी का 4, तो ये आपका बी आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लेस्ड कॉलम, लेस्ड कॉलम सिंगल लेसिंग सिस्टम ऑन अपोजिट प्लेन shall preferably be in same direction so that one is shadow of the other। लेस कॉलम आपका क्या है, एक कॉलम के दूसरे आप अपोजिट सेक्शन में जो भी आप डाल रहे हो सेम डायरेक्शन में, तो बिल्कुल अदर कॉलम बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। क्या ऐसा सही है? यस। दूसरा, लेसिंग बार शुड बी इन फ्लैट सेक्शन। क्या लेसिंग हमेशा फ्लैट होनी चाहिए? ऐसा तो कहीं कुछ है नहीं। लेसिंग आपकी इस तरीके से होती है, इंक्लाइंड होगी, फ्लैट तो होगी नहीं। अब आपका दे रखा है क्या, सिलेंडर रेशियो ऑफ लेसिंग वार्स शैल नॉट बी एक्सीड। क्या आपका 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? नहीं। कितना, 145 हम लोग लेते हैं। इसमें पूछा कौन कौन से करेक्ट होंगे, तो आपका ये दोनों तो गलत हो गए आपके, तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपका सही हो जाएगा। लेसिंग कंप्रेशन मेंबर आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर प्लेट्स एट द एंड, तो आपका ये डी सही हो जाएगा आपका। प्रोविजन अकर्स के लिए हम लोग कौन सा सेक्शन यूज करते हैं, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बॉक्स सेक्शन यूज करते हैं हम लोग। द मोस्ट क्रिटिकल कंसिडरेशन इन द डिज़ाइन ऑफ अ रोल्ड स्टील सेक्शन, तो अब वही आपसे ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, डिस्कस किया था। रोल्ड स्टील सेक्शन के लिए वही आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन द सिलेंडर रेशियो ऑफ द ग्रॉस सेक्शन एरिया, इस पर डिपेंड करेगा। टॉप कोड ऑफ ट्रस कंटिन्यूस ओवर अ जॉइंट, इफेक्टिव लेंथ आपसे पूछा है यहाँ पे। आपको मैंने सारे इफेक्टिव लेंथ बताए थे, मैंने कंटिन्यूस पूछा है, तो आपका वहाँ पे सिंगल एंगल हो या डबल एंगल हो आपका, तब इफेक्टिव लेंथ हम लोग कितनी ले रहे थे, एल ले रहे थे, तो 3.59 का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। अब आपका 3.60 का क्वेश्चन देखिए, सिलेंडर रेशियो हम लोग किस पे डिपेंड करता है मेरा, तो सिलेंडर रेशियो मेरा लैम्डा इजिकल टू क्या होता है, एल इफेक्टिव ओवर आर होता है। तो एल इफेक्टिव ओवर आर होगा तो क्या होगा आपका, लेंथ ऑफ द मेंबर पे भी डिपेंड करेगा आपका, और सेक्शनल कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करेगा आपका, और सपोर्ट एंड कंडीशन, जो भी आपकी कंडीशन है, इफेक्टिव लेंथ मेरी उसी वही तो होगी मेरी इफेक्टिव लेंथ, तो आपकी एंड कंडीशन मटेरियल पे नहीं डिपेंड करेगा आपका। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका 3.60 का सी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, a column member of the length which cannot as way which cannot है ना, एस वे सेक्शन है, हैज़ अ रिजिड फाउंडेशन, आपकी रिजिड फाउंडेशन एट इट्स बॉटम, टॉप ऑफ द कॉर्ड हैवी, टॉप इज हेल्ड विद हैवी बीम, टॉप इज हेल्ड विद हैवी बीम, ठीक है। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम आपसे पूछा है आपका। अब आपका रिजिड फाउंडेशन है आपका, जो कि कहाँ पर है आपका, बॉटम पर, और हेल्ड कहाँ, जो आपका जो बीम है वो आपका ऊपर है, जो कि मेरा हैवी लोड आपका बियर कर रहा है आपका। तो इस केस में जो आपकी इफेक्टिव लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी मेरी, वो हो जाएगी 0.65 एल हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही मेरे एंड फिक्स हो जाएंगे। दोनों फिक्स एंड के केस में मेरा 0.50 वैल्यू देखता है L/2, और उसकी जो रिकमेंडेड वैल्यू होती है वो कितनी होती है मेरी, 0.65 वैल्यू हो जाएगी आपकी। आपका स्टील टेबुलर सेक्शन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या यूज़ करोगे आप, हिंज स्टड फिल, तो आपका इस कंप्रेशन भी हो जाएगा आपका, ओवरऑल बकलिंग भी हो जाएगी, और आपकी 50 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ हो जाएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, स्टील कॉलम पिन्ड एट बोथ एंड्स, मान लीजिए उसने क्या करा, बोथ एंड उसने फिक्स कर दिए, पिंड कर दिया उसने, ठीक है, और हैज़ अ बकलिंग आपकी दे रखी, जो लोड दे रखा है वो को 200 किलोमीटर का दे रखा है। उसने दोनों एंड मतलब पिंड मतलब हिंजड कर दिए हैं, और इफ कॉलम इज रिस्टेंड अगेंस्ट लेटरल मूवमेंट, अब उसने रिस्टेंड भी कर दिया लेटरल मूवमेंट, ठीक है, एट मिड हाइट्स,
तब आपका क्या होगा आपका, तो अब आपको देखना है यहाँ पे पहला जो केस होगा आपका, मान लीजिए पिंड के केस में मेरा जो यूलर फॉर्मूला मेरा क्या होगा, पाई स्क्वायर ई आई ओवर एल ई, और एल क्या हो जाएगा यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ किसके बराबर होगी आपकी एल के बराबर होगी, क्योंकि हिंज कंडीशन में मेरे इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, मेरी एल होती है। और अगर एक फिक्स्ड और एक फ्री है तो 2L होती है, और दोनों फिक्स्ड हैं तो मेरा क्या कितनी होती है, L/2 होती है, और एक फिक्स्ड है और एक हिंज है तो L/√2 होती है। तो उसी तरीके से जो मेरा यहाँ पे एक P1 की वैल्यू तो मेरी आ जाएगी। अब P2 की वैल्यू निकाल लोगे आप, P2 कितना आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर, अब दोनों फिक्स्ड हैं इसके केस में मेरा पाई स्क्वायर ई आई ओवर L/2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वो आपका कितना आ जाएगा, P2 = 4 पाई स्क्वायर ई आई ओवर एल का स्क्वायर। अब आपको पूछा है इट्स बकलिंग लोड, आपका पूछ रहा है यहाँ पे, तो बकलिंग लोड क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ दी जो भी आपका P1 का लोड है, क्योंकि बकलिंग लोड ऑफ द स्टील कॉलम मेरा कौन सा है, जिसमें पिंड है मेरा बोथ एंड से, आपको यही दे रखा ना आपको, और यही आपसे बकलिंग लोड आपसे पूछ रहा है आपको। तो इसके केस में मेरा तो यही जो है आपका 4 टाइम्स बकलिंग लोड पाई स्क्वायर ई आई बोथ एंड पिंड की वजह से मेरा, ठीक है, एंड पाई स्क्वायर ई आई ओवर एल स्क्वायर, और वो कितना है, ये दे रखा है आपको 200 दे रखा है, तो 4 × 200 हो जाएगा आपका कितना, 800 आ जाएगा इसका आंसर, ये डी आ जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेस्ट कॉलम हम लोग किस लिए, डिस्टॉर्शन ऑफ द कॉलम सेक्शन, ये क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। अनबैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ फ्रॉम द लोसिंग, सी हो जाएगा इसका आंसर। 3.65 देखिए आप, अ कॉलम इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन रिस्टेंट इन वन डायरेक्शन एट वन एंड इज फ्री एट द अदर एंड। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन रीस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन, तो ये आपका इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन है मान लीजिए, और रीस्ट्रेन अगेंस्ट आपका क्या है, रोटेशन है, और वन एंड इज़ फ्री, तो वो आपका क्या था, इफेक्टिव लेंथ इजिकल टू किसके बराबर थी, तो मेरी 2L थी, आपने देखा हुआ था पिछले, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये आपको याद रखने हैं। इफेक्टिवली विड्थ ऑफ आउटस्टैंड इन अ कंपाउंड स्टील कॉलम फॉर अ डिजाइन पर्पज इज इक्वल टू, अब आप इफेक्टिव विड्थ ऑफ आउटस्टैंड कोई भी कंपाउंड स्टील है, जब उसकी डिज़ाइन पर्पस के लिए आप यूज़ करते हो तो वो किसकी इक्वल होगी, आपकी डिस्टेंस ऑफ फ्री एज टू द नियरेस्ट रो ऑफ द रिविट के इक्वल होगी मेरी। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस ऑफ द फ्री एज टू द नियरेस्ट रो ऑफ द रिविट, डी। ये तो ट्रांसफ़र फोर्स पूछा है आपको लेसिंग सिस्टम में, 2.5% ऑफ द कॉलम लोड लगा दोगे, ये आपका जो है 1200, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 किलोन्यूटन। 3.68 देखिए आप, स्टील कंपाउंड कॉलम सेक्शन विथ विल बी स्मॉलर व्हेन दे आर प्लेस्ड फेस टू फेस व्हेन दे आर प्लेस्ड बैक टू बैक। क्या ये सही होगा, स्टील कॉलम कंपाउंड्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी जो विड्थ है वो क्या मेरी कम होनी चाहिए, कौन किससे, जो आप प्लेस फेस टू फेस कर रहे हो या बैक टू बैक कर रहे हो, क्या उससे कम होनी चाहिए, यस बिल्कुल सही है, जो आप फेस टू फेस कर रहे हो उसकी कम होनी चाहिए, किससे, आपकी बैक टू बैक से। उसके बाद आपका अगला है, इन डिज़ाइन ऑफ स्टील कंपाउंड कॉलम द लेंथ ऑफ द बैटन आर नॉर्मली लॉन्गर देन द लेसिंग। तो अब आप स्टील कंपाउंड कॉलम यूज़ कर रहे हो तो जो आपकी लेंथ ऑफ द बैटन है वो हमेशा क्या लॉन्गर लेते हैं हम लोग लेसिंग के कंपेयर में, तो नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं। मान लीजिए आप लेसिंग यूज़ कर रहे हो तो उसकी भी लॉन्गर हो सकती है, या फिर आप बैटन यूज़ कर रहे हो उसकी भी लॉन्गर हो सकती है, ऐसी था, ये तो कुछ डिफाइन, ये ऐसा तो कुछ डिफाइन नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अब अगला कह रहा है आपका लेसिंग इन अ स्टील
कंपाउंड कॉलम आर डिजाइन एज अ सिलेंडरलेस कंप्रेशन मेंबर, बिल्कुल सही है। स्टील कंपाउंड जो भी लेसिंग्स यूज़ कर रहे हैं वो आप में उसमें आप सिलेंडरलेस कंप्रेशन मेंबर को डिज़ाइन करते हैं आप उसमें, तो ये सही है। कॉलम आर डिजाइन एज अ सिलेंडरलेस कंप्रेशन मेंबर, सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा आपका। नहीं, सेकंड एंड थर्ड नहीं होगा आपका, फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा। सॉरी, ये सेकंड तो गलत हो गया था आपका, फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा। Which one of the following four shapes for a compound column is same effective length? इसलिए इसमें और क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बैटन स्टेट्स of actual length effectively held in position at both ends but held not restrained in direction। तो आपकी कितनी बढ़ जाती है, मैंने बताया था। मान लीजिए एक आपका हिंज्ड है, वो आप स्टड के केस में कितनी बढ़ जाती है आपकी, 10% बढ़ जाती है आपकी। तो आपकी अगर 1 ले रहे हो आप इफेक्टिव लेंथ, तो आप स्टड के केस में कितनी होगी आपकी 1.1 L हो जाएगी। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3.70 का बी हो जाएगी। ये सब मैंने वीडियो में बताया हुआ है। Cylinder ratio of a member carrying compressive load arising from a combined dead load and imposed load, वही हो गया आपका 180। अब परमिटिव सिलेंडर रेशो आपसे पूछा है हैंगर्स के केस में, तो वो ब्रेसिंग मेंबर के केस में आपसे पूछा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमिटेड सिलेंडर रेशो फॉर अ ब्रेसिंग मेंबर इन केस ऑफ हैंगर सेल बी 160। ठीक, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया ये। ठीक है, बकाया जो क्वेश्चन है वो आप खुद कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। और अगर कोई से भी नहीं आए, आज ये बैक क्रिपलिंग लोड है वो किसकी वजह से होता है, कंसनट्रेटेड लोड की वजह से होता है। बताया था मैंने, अंडर पॉइंट लोड की वजह से होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, फेलियर ऑफ वेब अंडर पॉइंट लोड हो जाएगा। वेटन ऑफ दी, ये आपसे 3.76 क्वेश्चन पूछ रहा है। वेटन प्रोवाइडेड फॉर अ कंप्रेशन मेंबर शैल बी डिजाइन टू कैरी ट्रांसवर्स। ट्रांसफर के केस में हम लोग कितना लेते हैं, 2.5% लेते हैं। तो ये सारे सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए हैं, उसी के बेस पर हैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट मैं आपको अब आपका प्लेट गर्डर, फ्लेक्सुअर मेंबर और आपका गैंट्री गर्डर है, वो एक वीडियो कंसेप्ट का वीडियो है वो बनाऊंगा, प्लस उसके जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे उसके वो डालूंगा मैं। उसके बाद आपका बचेगा एक प्लास्टिक बीम, वो 2 से 3 दिन में मैं आपका पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, 3 से 4 दिन में ये स्टील पूरा